हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मांगा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही भयानक और डरावने सीन से होती है। चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। बड़े-बड़े योद्धा ज़मीन पर घायल हालत में गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी मानवता हार चुकी है। तभी एक भारी और टूटी हुई आवाज़ सुनाई देती है। सब खत्म हो गया, सब मर चुके हैं। अब हमें एक आदमी का हाथ दिखाया जाता है। उसके हाथ में लाल रंग का एक चमकता हुआ पत्थर था, लेकिन वो पत्थर धीरे-धीरे गायब होता जा रहा था। तभी वह आदमी दुःख भरी आवाज़ में बोलता है, यहाँ तक कि मैं भी, जिसे मानवता का सबसे महान सैनिक राजा कहा जाता था, जीवित नहीं बच सका। मैं सबको बचाने में असफल हो गया। दोस्तों, यही हमारा मुख्य किरदार यानी एमसी था, जिसका नाम अल्टायर है। अल्टायर आगे सोचता है, मुझे लगा था कि सब खत्म हो चुका है। आखिर टुपल ब्लड डेमन भी हार चुका था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अचानक उससे भी ज़्यादा खतरनाक एक नया दानव सामने आ गया था। एक ऑक्टापुल ब्लड डेमन प्रकट हुआ। यानी इंसानों ने डिमॉन्स की असली ताकत को बहुत कम समझा था। अल्टायर पछताते हुए बोलता है, हम शुरू से ही डिमॉन्स की असली ताकत को कम आंकते रहे। यह सब मेरी गलती है। मैं किसी राजा कहलाने लायक नहीं हूँ। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसे एक बहुत ही डरावना डिमोन दिखाई देता है, जो उसे घूर रहा होता है। एल्टायर उसे देखकर मन ही मन बोलता है, अब और मत सताओ, बस मुझे मरने दो। लेकिन तभी वो डिमोन अचानक एक लंबी छलांग लगाकर सीधे अल्टायर की तरफ आ जाता है। धीरे धीरे अल्टायर की आंखें बंद होने लगती हैं। उसे बस इतना दिखाई देता है कि डिमोन का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी अल्टायर सोचता है, क्या यह कोई क्रूर सजा है? क्या किस्मत मेरे साथ खेल खेल रही है? अब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। यहाँ कितना अंधेरा है! क्या मौत का एहसास ऐसे ही होता है? लेकिन तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है। और दोस्तों, यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अब हमें एक नए सीन में पहुंच जाते हैं, जहां कोई जोर से चिल्ला रहा होता है, सीधे खड़े रहो कैडेट्स। तभी हमें एक दुबला-पतला लड़का दिखाई देता है, जो अचानक घबराकर उठ जाता है। और यहीं पता चलता है कि हमारा एनसी यानी एल्टायर अब इस लड़के की बॉडी के अंदर आ चुका है। वह चारों तरफ देखकर हैरानी से बोलता है, क्या मैं कहाँ हूँ? यह कैसे हुआ? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। वह अपना चेहरा छूकर बोलता है, यह मेरा चेहरा नहीं है। मेरी मजबूत बॉडी, मेरे चौड़े कंधे, मेरे सिक्स पैक एब्स सब कहाँ गए? दोस्तों, पहले अल्टायर एक बहुत ही ताकतवर और मस्कुलर योद्धा था, लेकिन अब उसकी आत्मा एक कमजोर लड़के की बॉडी के अंदर आ चुकी थी। वह परेशान होकर बोलता है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ? अब हमें पता चलता है कि यह जगह सिटी ऑफ हेलियोस। यहाँ एक कैप्टन सभी कैडेट्स को भाषण दे रहा था। वह बताता है कि सैनिक ही मानवता की आखिरी उम्मीद है। फिर वह दुनिया का इतिहास समझाने लगता है। वह बताता है, कई साल पहले आसमान से रहस्यमयी आबेलिस्क पृथ्वी पर गिरे थे और उन्हीं के अंदर से भयानक डिमॉन्स निकले, जिन्होंने इंसान का नरसंहार शुरू कर दिया। लेकिन बाद में इंसानों ने एक नई तकनीक बनाई, ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी। इस तकनीक में मारे गए डिमॉन्स के कोर की ऊर्जा का इस्तेमाल करके इंसानों को भी डिमॉन्स जैसी ताकत दी जाती है और सभी मानवता को मिला उनका सबसे महान योद्धा अल्टायर। कैप्टन बताता है कि अल्टायर ने इंसानों की सेना को लीड किया और सबसे खतरनाक डिमोन को पीछे धकेल दिया। वह बोलता है, यह युद्ध कई हफ्तों तक चला और इतिहास में बैटल ऑफ द राइजिंग डॉन के नाम से दर्ज हुआ। लेकिन तभी हमारा एमसी अंदर ही अंदर चौंक जाता है, क्योंकि उसे असली सच्चाई पता थी। वह सोचता है, नहीं, यह गलत है। असल में इंसानों को लगा था कि उन्होंने सबसे ताकतवर डिमोन को हरा दिया है, लेकिन अल्टायर जानता था कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक एक टियर ए डिमोन अभी भी मौजूद था। यानी आने वाले समय में मानवता पर और भी बड़ा खतरा आने वाला था। अब कैप्टन सभी कैडेट से पूछता है, क्या तुम सब समझ गए? सभी कैडेट्स जोर से जवाब देते हैं, यस सर। लेकिन हमारा एमसी अभी भी सदमे में था। वह अचानक बोल पड़ता है, डिमॉन्स के टीयर। अब कैप्टन उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और उसके पास आकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है कैडेट्स? अब अल्टायर सोच में पड़ जाता है। क्या उसे सच बता देना चाहिए? क्या कोई यकीन करेगा कि महान सोल्जर
किंग अल्टायर भविष्य में आ चुका है और अब एक कमज़ोर लड़के की बॉडी में फंस गया है। लेकिन तभी कैप्टन उसका मजाक उड़ाने लगता है। वह बोलता है, तुम जैसे कमज़ोर इंसान का नाम अल्टायर जैसे महान योद्धा से जोड़ना भी अपमान है। फिर वह गुस्से में उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मानवता के महान सोल्जर किंग का नाम खराब करने की। और तभी वह अचानक अल्टायर के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। हमारा एमसी जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वह धीरे से मुस्कुराकर बोलता है, यह शरीर बहुत कमज़ोर है। मैं एक साधारण हमला भी नहीं रोक पाया, लेकिन मैं अभी भी अल्टायर ही हूँ। दोस्तों, यही वो पल था जहाँ हमें समझ आता है कि चाहे शरीर बदल गया हो, लेकिन अंदर से अल्टायर अब भी वही महान योद्धा है। अब कैप्टन सभी कैडेट्स को आदेश देता है, सोल्जर, बेंचमार्क टेस्टिंग का पहला चरण शुरू होने वाला है। और यहीं से शुरू होने वाला था उसका पहला बड़ा टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, अब हमारा एमसी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर चोट लगी हुई थी और मुंह से खून निकल रहा था। तभी एक लड़का उसके पास आता है और चिंता से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वह उसे देखकर बोलता है, अच्छा है, अभी सांसें चल रही हैं। इसके बाद वह अपना परिचय देता है, मेरा नाम ल्यूक स्नो है। ल्यूक थोड़ा हंसते हुए बोलता है, तुम सच में हिम्मत वाले हो जो खुद को अल्टायर कहते हो। तभी पीछे से एक लड़की ठंडी आवाज़ में बोलती है, सिर्फ नाम एक जैसा होने का मतलब यह नहीं है कि तुम और महान अल्टायर में कोई समानता है। अब हमें इस लड़की का नाम पता चलता है, तालिया मार्केल। वह घमंड भरी नज़र से एमसी को देखती है और वहाँ से चली जाती है। एमसी गुस्से में उसे जाते हुए देखता है और सोचता है, इस लड़की की क्या समस्या है? मेरे नाम से इसे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तभी ल्यूक एमसी को समझाता है, तुम जानते भी हो वह कौन है। वह हम सभी कैडेट में सबसे प्रतिभाशाली मानी जाती है। लोग उसे मॉन्स्टर कहते हैं। फिर वह बताता है, तालिया एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट फैमिली से आती है, हार्ट स्ट्रॉन्ग परिवार। एमसी सोचने लगता है, यह नाम मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। अब ल्यूक एमसी को उठाने में मदद करता है। एमसी धीरे से बोलता है, थैंक यू। तभी अचानक कैमरे का फ्लैश चमकता है। पीछे से एक लड़की उत्साहित होकर बोलती है, वाह, एक नई दोस्ती की शुरुआत। फिर वह मजाकिया अंदाज में बोलती है, तुम लोग बात करते रहो, मुझे यहाँ समझो ही मत। एमसी उसकी तरफ देखकर पूछता है, और तुम कौन हो? और ल्यूक हैरानी से बोलता है, क्या तुमने अभी हमारी फ़ोटो ली है? तब वह लड़की मुस्कुराकर बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं एक अमेचर फोटोग्राफर हूँ। मेरा नाम ग्रेस गोडविन है। ग्रेस बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर बोलती है, तुम दोनों की नई दोस्ती में जो स्पार्क है उसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। ओह माय गॉड, ये तो बहुत शानदार कंटेंट है। फिर अपने कैमरे को पकड़कर खुशी से बोलती है, सोचो, मैं इस खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत से ही सारी तस्वीरें कैप्चर कर पाऊंगी। दोस्तों, ग्रेस पूरी तरह से कंटेंट क्रिएटर टाइप की लड़की लगती है। अब सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं फिजिकल एबिलिटी टेस्टिंग एरिना में। यहाँ सभी कैडेट टेस्टिंग देने के लिए खड़े हुए थे। इधर हमारा एमसी मन ही मन सोच रहा था, भले ही यह शरीर कमज़ोर हो, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरी सारी ट्रेनिंग और ज्ञान मौजूद है। मैं इन्हें दिखाऊंगा कि असली सैनिक किसे कहते हैं। उसे पूरा भरोसा था कि वह सबको चौंका देगा। तभी घोषणा होती है, फिजिकल एबिलिटी टेस्टिंग का पहला राउंड शुरू होने वाला है, लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस टेस्ट। तभी गोली चलती है, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। एमसी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर देता है। वह सोचता है, अब रिकॉर्ड तोड़ने का समय आ गया है। लेकिन दोस्तों, अगला सीन दिखाते ही पूरा माहौल कॉमेडी में बदल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रिकॉर्ड सच में टूटा, लेकिन सबसे खराब रिकॉर्ड। घोषणा होती है, लास्ट प्लेस अल्टायर। अब यह बन जाता है और यह बन जाता है सोल्जर बेंगमा टेस्टिंग के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन। अब हमारा एमसी जमीन पर पड़ा हुआ था, जीभ बाहर निकली हुई थी, पूरी तरह थका हुआ। वह हाँफते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ। अब दूसरा राउंड शुरू होता है, आर्म स्ट्रेंथ टेस्टिंग। लेकिन वहाँ भी एमसी की हालत ख़राब हो जाती है। फिर से घोषणा होती है, लास्ट प्लेस अल्टायर। एमसी अपना सूजा हुआ हाथ पकड़कर दर्द से बोलता है, ओह, मुझे लगता है कि मेरा हाथ टूट गया है। अब तीसरा राउंड शुरू होता है, लेग स्ट्रेंथ टेस्ट। एमसी मुश्किल से जंप कर पाता है
उसकी जंप तालिया से लगभग 1 मीटर कम रहती है। उसे देखकर तालिया मन ही मन बोलती है, इडियट। अब यह आखिरी में रिजल्ट घोषित होता है। अल्टायर सभी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में आखिरी स्थान पर रहा। यह हमारे पूरे प्रोग्राम के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन है। ल्यूक उदास होकर बोलता है, अल्टायर। और दूसरी तरफ ग्रेस कैमरा पकड़कर बोलती है, शायद यह इस खूबसूरत दोस्ती की आखिरी फोटो हो। अब एक ट्रेनर कैप्टन से कहता है, मुझे नहीं लगता कैडेट अल्टायर को आगे जारी रखने देना चाहिए। उसके सभी स्कोर बेहद खराब हैं। कैप्टन भी बोलता है, मैं मानता हूँ कि यह पूरी तरह से होपलेस है, लेकिन इसे अगले स्टेज में जाने का अधिकार अभी भी है। फिर वह ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, चिंता मत करो, यह जल्दी ही बाहर हो जाएगा। अब घोषणा होती है, स्टेज 2 बिगिंस। लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है, अब शोल्डर बेंचमार्क टेस्टिंग का दूसरा चरण शुरू होगा, ग्राफ्ट कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। यह सुनते ही एमसी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे पता था यही उसका असली मैदान है। वह मन ही मन सोचता है, अब इन्हें सच्चाई पता चलेगी। फिर वह याद करता है कि 60 साल पहले उसकी कंपैटिबिलिटी थी 96%, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। एमसी सोचता है, यह शरीर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन कंपैटिबिलिटी शरीर से नहीं, आत्मा और क्षमता से तय होती है। अब सभी लोग ग्राफ्टिंग फैसिलिटी की तरफ जाने लगते हैं। एमसी लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है और सोचता है, तुम सब मुझे बेवकूफ़ समझो, लेकिन अब तुम मानवता इतिहास की सबसे महान सोल्जर को देखने वाले हो। अब हमें भविष्य की ग्राफ्टिंग मशीन दिखाई जाती है। एक-एक करके सभी कैडेट टेस्टिंग दे रहे थे। तभी घोषणा होती है, 39% कंपैटिबिलिटी, टेस्ट पास। और यह स्कोर था तालिया मार्केल का। पूरा हॉल शॉक हो जाता है। लोग बोलने लगते हैं, वाह, यह इस साल का सबसे बड़ा स्कोर होगा। हार्ट स्ट्रॉन्ग परिवार सच में अलग स्तर पर है। ल्यूक भी प्रभावित होकर बोलता है, मैं कभी तालिया जितना अच्छा नहीं बन सकता, लेकिन हमारा एमसी उन्हें देखकर सोचता है, अगर नई पीढ़ी के सारे लोग ऐसे ही बेवकूफ़ प्रशंसक हैं, तो मानवता सच में खतरे में है। लोग तालिया की इतनी तारीफ करने लगते हैं जैसे वह कोई देवी हो। उस, उसके बाल कितने सुंदर हैं, वह धरती पर उतरी परी जैसी लगती है। सिर्फ उसकी मौजूदगी में रहना ही सपने जैसा है। लेकिन दोस्तों, उधर दूसरी तरफ तालिया अकेले में खुद से खुश होकर बोल रही थी, 39%। अब सबको पता चल गया होगा कि मैं कितनी खास हूँ। वह खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से बहुत खुश थी। इधर एमसी सोचता है, 39% बुरा नहीं है, लेकिन इतना भी खास नहीं है। ल्यूक बोलता है, तुम उसकी ताकत से डरे हुए नहीं लग रहे। एमसी शांत होकर बोलता है, नहीं, मैं इसकी आदत डाल चुका हूँ। अब टेस्टिंग आगे बढ़ती है। कई कैडेट्स दर्द से चीखने लगते हैं, क्योंकि पहली बार डिमॉन कोर की ऊर्जा उनके शरीर में डाली जा रही थी। घोषणा होती है, 10% से कम कंपैटिबिलिटी वाले लोग सोल्जर बनने की क्षमता खो देते हैं। एक लड़की दर्द से चिल्लाती है, मैं यह सहन नहीं कर सकती। अब ल्यूक का रिजल्ट आता है, 24% कंपैटिबिलिटी। फिर ग्रेस का रिजल्ट आता है, 30% कंपैटिबिलिटी। अब टीचर भी हैरान होकर बोलते हैं, इस साल की क्लास में सच में बहुत टैलेंट है। लेकिन तभी अब बारी आती है अपने एमसी की। पूरा हॉल उसका मजाक उड़ाने लगता है, देखो वो कमज़ोर लड़का आ गया। फिजिकल टेस्ट में तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी, शायद ग्राफ्टिंग प्रोसेस में इसे मार दे। लेकिन हमारा एमसी अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। वह सोचता है, हंस लो जितना हंसना है, क्योंकि अगले ही पल तुम सब मानवता के असली सोल्जर किंग से मिलने वाले हो। दोस्तों, अब आखिरकार वो पल आ चुका था जिसका हमारे एमसी को इंतजार था। वह धीरे धीरे चलते हुए ग्राफ टेस्टिंग स्टेशन तक पहुंचता है। वहां अलग अलग तरह के डेमोन कोर्स रखे हुए थे। अब हमें बताया जाता है कि युद्ध के मैदान से कई प्रकार के डेमोन कोर इकट्ठा किए जाते हैं। सबसे सामान्य कोर होते हैं वर्मिलियन कोर, शक्ति यानी पावर; गोल्ड कोर, रक्षा यानी डिफेंस; ऑलिव कोर, रिकवरी यानी हीलिंग; टूलियन कोर, एजिलिटी यानी स्पीड। लेकिन इसके अलावा दो बेहद दुर्लभ कोर भी होते हैं, वाइड कोर मैजिकल एनर्जी, ऑब्सिडियन कोर टेम्पोरल एनर्जी। और दोस्तों, इतिहास में बहुत कम ऑब्सिडियन कोर्स मिलते थे। अब हमारा एमसी बिना हिचकिचाए बोलता है, मैं वर्मिलियन पावर कोर चुनता हूँ। तभी मशीन एक्टिव हो जाती है। एमसी के पूरे शरीर पर बहुत सारे वायर जोड़ दिए जाते हैं। फिर वह लाल रंग का डीमन कोर उठाकर अपनी छाती में बने सॉकेट में लगा लेता है। जैसे ही
कोर एक्टिव होता है, भयानक लाल ऊर्जा उसके शरीर में घुसने लगती है, पूरा कमरा कांपने लगता है। अब मशीन समझाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति यानी विल ही तय करती है कि वह डीमन कोर की कितनी शक्ति को सहन और नियंत्रित कर सकता है। तभी डॉक्टर पूछता है, तैयार हो? एमसी आत्मविश्वास से बोलता है, हाँ, मैं तैयार हूँ। अब जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, पूरा हॉल अचानक एक अजीब दबाव महसूस करने लगता है। तभी तालियां चौंक कर बोलती है, यह इतनी मजबूत प्रक्रिया। और तभी हमारा एमसी जोर से चिल्लाता है, अब समय आ गया है कि तुम लोग असली क्राफ्टिंग कैपेबिलिटी देखो। ल्यूक, तालिया और ग्रेस तीनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं। ग्रेस तो लगातार फोटो पर फोटो खींच रही थी। तभी ल्यूक चौंक कर बोलता है, वाओ, शायद अल्टायर सच में यहाँ बिलोंग करता है। क्योंकि दोस्तों, एमसी का कंपेटेबिलिटी स्कोर लगातार बढ़ता जा रहा था। 40%। सभी लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन इसको रुकता नहीं है। 45%, फिर 50%, अब 60%। पूरा हॉल शॉक में चला जाता है। कैप्टन अपनी सीट से खड़ा होकर बोलता है, ये क्या है? यह संभव कैसे है? एक टीचर घबराकर बोलती है, मैंने किसी कैडेट्स में इतनी हाई कंपेटेबिलिटी कभी नहीं देखी। लेकिन एमसी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। वह सोच रहा था, यह तो कुछ भी नहीं, मेरी असली क्षमता 96% तक पहुंच सकती है। अब उसके चारों तरफ लाल रंग का ऑरा फैलने लगता है। अब पूरा टेस्टिंग रूम कांपने लगता है। लोग डरकर बोलने लगते हैं, क्या यह मशीन खराब हो गई है? ये अभी भी बढ़ रहा है। 65%, 70%, 80%। अब तो सभी के चेहरे उड़ चुके थे। कुछ कैंडिडेट्स डरने लगते हैं। तभी हमारा एमसी गर्व से बोलता है, मैं वही हूँ जिसे तुम लोग सोल्जर किंग कहते हैं, महान अल्टायर। फिर वह सबको घूरते हुए बोलता है, अगर यह मशीन इतना कमजोर नहीं होती और यह डेमन कोर इतना घटिया ना होता, तो तुम सब मेरी शक्ति के सामने घुटनों पर गिर जाते। दोस्तों, उस पल सच में ऐसा लग रहा था जैसे पुराना सोल्जर किंग वापस आ गया हो। लेकिन तभी अचानक कुछ गड़बड़ होने लगती है। एमसी को महसूस होता है कि उसकी शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी गहरे समुद्र में डूबता जा रहा हो। और तभी उसे एक विशाल लाल रंग का एक रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है। एमसी घबराकर सोचता है, क्या हो रहा है? मेरी शक्ति कम क्यों हो रही है? अचानक मशीन से जुड़े सारे वायर टूट जाते हैं। एमसी घुटनों के बल गिर जाता है और दर्द से चिल्लाता है, नहीं नहीं, यह शरीर इतनी ऊर्जा सहन नहीं कर सकता। अब डॉक्टर तुरंत चिल्लाकर बोलता है, यह धोखेबाज है। यह पूरा समय मशीन की खराबी थी। अब स्क्रीन पर फाइनल कंपेटेबिलिटी दिखती है, 10%। पूरा हॉल अचानक चुप हो जाता है। जो लोग अभी तक डर गए थे, अब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। डॉक्टर बोलता है, डीमन कोर टूट चुका है। जरूर कोर में कोई खराबी थी। कैप्टन पूछता है, तो उसका फाइनल स्कोर 10% है। डॉक्टर बोलता है, हाँ, मुश्किल से पास हुआ है। अब हमारा एमसी अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। वह सोचता है, यह कैसे हो सकता है? मेरी विल कम से कम 80% कम कैपेबिलिटी तो संभाल सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तभी ल्यूक उसके पास आता है और बोलता है, अल्टायर, मुझे पहले से पता था कि इतना कमजोर शरीर इतनी शक्ति नहीं संभाल सकता। फिर वह शर्मिंदा होकर बोलता है, और मैं कुछ सेकंड के लिए सच में तुम पर विश्वास कर बैठा था। उधर तालिया सब देख रही थी। वह मन ही मन सोचती है, हाँ, जैसे इस शहर में मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली कोई हो सकता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब ल्यूक थके हुए एमसी को सहारा देकर बाहर ले जाने लगता है। और दूसरी तरफ ग्रेस अभी भी फोटो खींच रही थी। वह इस पूरे ड्रामे को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। इधर एमसी सोचता है, शायद मुझे जितना लगा था उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वह खुद को सांत्वना देता है, कम से कम मैं टेस्ट पास तो हो गया। अब सीन बदलता है। एमसी अकेले बैठा सोच रहा था, आखिर वह हुआ क्या था? ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर की सारी शक्ति किसी ने पल भर में खींच ली हो। फिर वह उसे टूटे हुए डिमोन कोर के बारे में सोचता है। चाहे कोर कितना भी लो ग्रेड हो, उसे ऐसे टूटना नहीं चाहिए था। तभी अचानक अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन कैडेट्स। सभी सीधे खड़े हो जाते हैं। अब कॉप्स कैप्टन सामने आता है और बोलता है, फाइनल राउंड में पहुंचने वाले सभी कैडेट्स को बधाई। फिर उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। अब तुम अपनी ज़िंदगी में पहली बार
एक असली डेमोन का सामना करने वाले हो। पूरा माहौल अचानक डरावना हो जाता है। फिर कैप्टन बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब जीवित वापस आओगे। अब सभी कैडेट्स लाइन बनाकर कॉम्बैट जोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमारा एमसी अभी भी थका हुआ था। वह मुश्किल से चल पा रहा था। तभी कैप्टन उसके पास आता है। एमसी उसकी तरफ देख ही नहीं पाता, लेकिन तभी कैप्टन जमीन पर पड़ा टूटा हुआ डीमन कोर उठाता है। वह उसे हाथ में लेकर ध्यान से देखता है और अचानक कोर उसके हाथ में चटक कर टूट जाता है। अब कैप्टन हल्की मुस्कान के साथ एमसी की तरफ देखकर मन ही मन सोचता है, तुमने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी है कैडेट अल्टायर। फिर वह सोचता है, देखते हैं अगले टेस्ट में तुम क्या कर दिखाते हो। द श्राउडेड डिमॉन हंट बिगिंस। दोस्तों, अब आखिरकार वह पल आ चुका था जब कैडेट्स को पहली बार शहर की दीवारों के बाहर भेजा जाने वाला था। हम एक विशाल शहर दिखाई देता है जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें पूरी सिटी को घेर कर खड़ी थी। उन बड़े गेट्स के सामने सभी कैडेट्स खड़े थे। तभी एक सैनिक जोर से आदेश देता है, गेट खोलो। जैसे ही विशाल दरवाजे खुलते हैं, सभी कैडेट्स के चेहरे पर डर और उत्साह दोनों दिखाई देने लगते हैं। उनमें से एक कैडेट्स हैरानी से बोलता है, वाओ, मैं पहले कभी सिटी वॉल्स के बाहर नहीं गया। लेकिन हमारा एमसी बाहर की दुनिया को देखकर गंभीर हो जाता है। वह सोचता है, तो 60 साल बाद भविष्य में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शहर के बीच यात्रा करना भी सुरक्षित नहीं रहा। शहर के बाहर हर तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। इतना घना कि कुछ मीटर आगे तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक इंस्ट्रक्टर सबको चेतावनी देता है, सावधान रहो, कोई भी बेकार आवाज मत करना। फिर वह जोर से बोलता है, अपने सारे इक्विपमेंट दोबारा चेक करो, क्योंकि बाहर ज़्यादा देर जिंदा रहना आसान नहीं है। अब हमारा एमसी अपने हाथ में नया डिमॉन कोड देखते हुए सोचता है, उन्होंने मुझे दूसरा पावर कोड दे दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि असली समस्या कोर में थी। उसे अभी भी पहले टेस्ट की घटना याद आ रही थी। जिस पल वो कोर टूटा, ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर कुछ उसकी ऊर्जा को रिजेक्ट कर रहा था। अब वह और भी गंभीर होकर सोचता है, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या यह टाइम ट्रैवल का कोई साइड इफेक्ट है? लेकिन दोस्तों, जैसे ही एमसी शहर की सीमा पार करके बाहर कदम रखता है, अचानक उसके शरीर से एक रहस्यमयी एनर्जी वेव निकलती है। वह वेव कई किलोमीटर दूर तक जंगल के बीच फैलती चली जाती है। रास्ते में मौजूद जानवर, छोटे जीव सब उस ऊर्जा को महसूस करते हैं और फिर वह एनर्जी एक अंधेरी गुफा के अंदर पहुंचती है, जहां एक भयानक मॉन्स्टर बैठा हुआ था। जैसे ही वह मॉन्स्टर उस ऊर्जा को महसूस करता है, वह बोलता है, नहीं, यह संभव नहीं है। फिर वह डरकर बोलता है, क्या कोई ऐसा डीमन मौजूद है जो महान अल्टायर से भी ज़्यादा शक्तिशाली है? दोस्तों, इस सीन से साफ पता चल रहा था कि एमसी के अंदर कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। अब वापस एमसी की तरफ आते हैं। उसे अभी भी अपने शरीर के अंदर अजीब बदलाव महसूस हो रहे थे। तभी पीछे से तालिया की आवाज़ आती है, क्या तुम बस ऐसे ही खड़े रहोगे? एमसी पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, ओह सॉरी। तभी ल्यूक भी वहाँ आता है और पूछता है, क्या हुआ अल्टायर? और दूसरी तरफ ग्रेस हमेशा की तरह फोटो खींचने में लगी हुई थी। तभी इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है, ल्यूक, ग्रेस, तुम चारों टीम 18 में हो। फिर वह गुस्से से बोलता है, बाकी सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी यहाँ आओ। सब आवाज़ देते हैं, आ रहे हैं। अब ग्रेस मजाक करते हुए बोलती है, तो क्या यह सब ल्यूक के साथ पेयर होने की प्लानिंग थी? एमसी घबराकर बोलता है, नहीं, मैं बस। लेकिन तभी तालिया बीच में बोल पड़ती है, बस यह ध्यान रखना कि तुम मुझे स्लो डाउन मत करना। हालांकि अंदर ही अंदर वह सोच रही थी, अच्छा हुआ मुझे अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। तभी ल्यूक मुस्कुराकर बोलता है, चलो अल्टायर, पीछे मत रहना। और तभी ग्रेस तीनों के साथ सेल्फी लेते हुए फोटो खींच लेती है। दोस्तों, ग्रेस हर सिचुएशन को कंटेंट में बदल रही थी। अब हमें एक विशाल काला पत्थर दिखाई देता है, स्टोन ऑब्लिस्क। बताया जाता है कि यह एक खास मटेरियल से बना हुआ है जो घने कोहरे को हटाने की क्षमता रखता है। अब इंस्ट्रक्टर सभी कैडेट्स को नियम समझाता है। तुम सभी को 4-4 लोगों की टीम में बांटा गया है। फिर वह सभी को स्पेशल इक्विपमेंट देता है, कॉम्बैक्ट डैगर, स्टोन फ्रैगमेंट। अब वह फाइनल टेस्ट समझाता है, तुम्हारा मिशन बहुत सरल है, कोहरे के अंदर जाओ, फ्लैशिंग लाइट द्वारा दिखाई गई लोकेशन तक पहुंचो और अपने ब्रेडलेस डीमोन का
शिकार करो। फिर वह चेतावनी देता है, तुम्हारा मूल्यांकन केवल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ही नहीं बल्कि पूरी टीम की परफॉर्मेंस से होगा। और फिर वह बोलता है, गुड लक गैरेट्स। अब हमें बताया जाता है शैडो डीमन हंट्स हर सोल्जर के जीवन की सबसे ज़रूरी परीक्षा होती है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही काफ़ी नहीं थी। एक सोल्जर को चाहिए फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, रिजॉल्व। उन्हें अंधेरे, डर और अनजान खतरों का सामना करना सीखना पड़ता था। उन्हें अपने साथियों पर भरोसा करना भी सीखना पड़ता था। अब जब कोई कैडेट्स अपना पहला डीमन मार देता है, तभी वह सच में सोल्जर कहलाने लायक बनता है। अब सीन बदलता है। कुछ इंस्ट्रक्टर दूर खड़े होकर सभी टीम्स को देख रहे थे। उनमें से एक लड़की बोलती है, इस साल की क्लास में काफ़ी टैलेंट है। लेकिन फिर वह बोलती है, हालांकि मेरी नज़र अभी भी तालिया हडस्ट्रॉन्ग पर ही है। अब हमें पता चलता है कि उसका नाम मायरा एलेरा है, जो कि हिलियोस गार्ड की सेकंड कैप्टन थी। उसके साथ वही कैप्टन खड़ा था जिसने एमसी को पंच मारा था। एक दूसरा आदमी बोलता है, सिर्फ बड़ा परिवार और ट्रेनिंग रिसोर्सेज अच्छे सोल्जर की गारंटी नहीं देते। तभी कैप्टन बोलता है, लेकिन एक और कैडेट है जिसने मेरा ध्यान खींचा है, और वह नाम लेता है अल्टायर। अब मारिया चौंक जाती है। कैप्टन आगे बोलते हैं, मैंने उस टूटे हुए डीमन कोर की दोबारा जांच कराई, रिजल्ट पूरी तरह नॉर्मल आया। अब मारिया हैरान होकर बोलती है, रुको, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी कैप्टन उससे गुस्से से घूरकर बोलता है, मैंने कहा था मुझे निकनेम से मत बुलाया करो। लेकिन वहाँ खड़े दूसरा आदमी हंसने लगता है। अब मारिया गंभीर होकर पूछती है, तुमने यह सुनिश्चित किया है ना कि टेस्टिंग फील्ड में टीयर 0 से ऊपर का कोई डीमन मौजूद ना हो? कैप्टन आत्मविश्वास से बोलता है, रिलैक्स। फिर वह कहता है, हम कई दिनों से आसपास का एरिया मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ एक भी ब्लडेड डीमन नहीं है। और आखिर में वह बोलता है, अगर कोई खतरा दिखाई भी दिया तो हम इन फ्यूचर सोल्जर की रक्षा करेंगे। दोस्तों, अब आखिरकार शैडो डीमन हंट शुरू हो चुका था। दूसरी टीम अपना टेस्ट पूरा कर चुकी थी। तभी अनाउंसमेंट होती है, टेस्टिंग कंप्लीट, नेक्स्ट टीम बिगिन। अब उसकी नज़र टीम 18 पर जाती है। तीनों कैप्टन आपस में बात करने लगते हैं। वो देखो, तालिया हडस्ट्रॉन्ग की टीम, और उसके साथ ही वह अल्टायर भी है। तभी उसकी टीम आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक तालिया एमसी के हाथ से स्टोन कोर छीन लेती है और बिना कुछ बोले आगे भाग जाती है। हमारा एमसी बस अपने खाली हाथ को देखता रह जाता है। तभी तालिया पीछे मुड़कर घमंडी अंदाज में बोलती है, अगर तुम लोग मेरे साथ चल पाओ तो चलो। दोस्तों, वह साफ दिखाना चाहती थी कि उसे अपनी टीम पर भरोसा नहीं है। इधर हमारा एमसी दांत पीसते हुए सोचता है, ये लड़की मुझे हमेशा बेवकूफ़ जैसा क्यों ट्रीट करती है। तभी वो बोलता है, गो, और सभी लोग तेजी से आगे दौड़ पड़ते हैं। अब हमें तालिया की स्पीड दिखाई जाती है। वह हवा की तरह दौड़ रही थी, छलांग लगाते हुए। कुछ ही सेकंड में वह डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। फिर वह स्टोन कोर को डिवाइस के अंदर फिट कर देती है। यह देखकर ऊपर खड़ी मायरा अलेरा बोलती है, हालांकि उसने रिकवरी कोड चुना है, लेकिन उसकी एजिलिटी कमाल की है। फिर वह गंभीर होकर बोलती है, यही फ़र्क होता है मार्शल आर्ट फैमिली के रिसोर्सेज और ट्रेनिंग का। लेकिन तभी अचानक बहुत सारे मॉन्स्टर तालिया पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हमारा एमसी तुरंत चिल्लाता है, ल्यूक, इन्हें रोको। ल्यूक बिना देर किए बोलता है, ऑन इट। अब ल्यूक अपनी शक्ति एक्टिवेट करता है और तेजी से छलांग लगाकर तालिया के सामने पहुंच जाता है। फिर वह अपनी शील्ड पावर एक्टिवेट कर देता है। धड़ाम! सारे मॉन्स्टर उसकी शील्ड से टकराकर रुक जाते हैं। वे उसके डिफेंस को पार ही नहीं कर पा रहे थे। यह देखकर कैप्टन प्रभावित होकर बोलता है, एक्सीलेंट, इसे डिफेंस कोर इस्तेमाल करना काफ़ी अच्छी तरह से आ गया है। अब हमारा एमसी अपने डैगर हाथ में पकड़ता है और बोलता है, हम इन्हें एक एक करके ख़त्म करेंगे। फिर वह ग्रेस की तरफ देखकर बोलता है, ग्रेस, तुम पहले। ग्रेस मुस्कुराकर बोलती है, ओके। लेकिन तालिया तुरंत ताना मारते हुए बोलती है, जैसे कि तुम हमारे लीडर हो। दोस्तों, तालिया अभी भी एमसी को कमज़ोर समझ रही थी। जब टीम 18 मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देती है, ल्यू पीछे खड़ा होकर डिफेंस संभाल रहा था और बाकी तीनों अटैक कर रहे थे। राउंड 1, ग्रेस वर्सेस मॉन्स्टर। अब ग्रेस गोडविन अपना डैगर लेकर मॉन्स्टर की तरफ तेजी से दौड़ती है। फिर स्लैश स्लैश स्लैश,
वह इतनी तेज़ी से हमला करती है कि मॉन्स्टर के शरीर पर कई कट लग जाते हैं। फिर ग्रेस हवा में उछलती है और दोनों पैरों से मॉन्स्टर के पेट पर जोरदार किक मारती है। टेक दैट! धड़ाम! मॉन्स्टर दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है। अब बारी आती है ल्यूक की। ल्यूक अपना हाथ पीछे खींचता है और फिर बूम! एक जोरदार पंच मारता है। मॉन्स्टर उड़कर बहुत दूर जा गिरता है। यह देखकर ऊपर खड़ा इंस्ट्रक्टर बोलता है, इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन सरप्राइजिंगली एफिशिएंट है। फिर वह ग्रेस को देखकर बोलता है, मैं खास तौर पर उस लड़की से प्रभावित हूँ, उसका सेरिलियस एजिलिटी कोर उसकी मूवमेंट के साथ शानदार तरीके से पेयर हुआ है। तभी कैप्टन हैरान होकर पूछता है, तुम इतनी दूर से यह सब कैसे देख पा रहे हो? अब बारी आती है राउंड 2, तालिया वर्सेस मॉन्स्टर। अब तालिया मार्केल अपना डैगर के साथ मॉन्स्टर की तरफ बढ़ती है। फिर वह सीधा अपना डैगर मॉन्स्टर के पेट में घुसा देती है। लेकिन दोस्तों, असली हमला अब शुरू होता है। उसके डैगर की मैजिक एक्टिवेट हो जाती है और अचानक मॉन्स्टर का शरीर फूलने लगता है। वह लगातार बड़ा होता जाता है और बड़ा और बड़ा। फिर हरा धुआं और चमकदार रोशनी के साथ मॉन्स्टर फट जाता है। तालिया मुस्कुराकर बोलती है, बूम! दोस्तों, उसकी फाइटिंग स्टाइल जितनी सुंदर थी उतनी ही खतरनाक भी। अब बारी आती है राउंड 3, अल्टायर वर्सेस मॉन्स्टर। अब हमारा एमसी आगे बढ़ता है। वह अपना डैगर पकड़कर शांत आवाज में बोलता है, मैं इसे 3 स्ट्राइक अप्रोच कहता हूँ। फिर अगले ही पल पहला वार गर्दन पर, दूसरा वार सीने पर और तीसरा वार पेट पर। इतनी तेजी से हमला होता है कि मॉन्स्टर समझ भी नहीं पाता कि हुआ क्या। एमसी हमला करके मॉन्स्टर को क्रॉस कर जाता है, लेकिन दोस्तों, उसका शरीर अभी भी बेहद कमजोर था। वह लड़खड़ाने लगता है और खुद को संभालने के लिए डैगर जमीन पर गाड़ देता है। फिर हाँफते हुए सोचता है, इस कमजोर शरीर की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की भी एक लिमिट है। लेकिन फिर वह मुस्कुराकर बोलता है, हालांकि यह टेस्ट सिनेरियो मेरे लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अब मैं समझ पाऊंगा कि इस शरीर की लिमिट आखिर है क्या। और फिर पूरी ताकत लगाकर वह दोबारा मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है। तभी वह मॉन्स्टर जोर से अपना मुक्का एमसी की तरफ मारता है, लेकिन हमारा एमसी उस अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। फिर तुरंत आगे बढ़कर अपने डैगर को मॉन्स्टर के पेट में घुसा देता है। लेकिन अटैक करते ही एमसी मन ही मन सोचता है, मेरा रिएक्शन टाइम बहुत स्लो है। दोस्तों, भले ही उसके पास पुराना अनुभव था, लेकिन यह नया शरीर उसकी स्पीड का साथ नहीं दे पा रहा था। अब मॉन्स्टर फिर से हमला करता है, लेकिन एमसी दोबारा अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वह एक हाथ से दूसरे हाथ में डैगर घुमाते हुए दोबारा आगे बढ़ता है और फिर मॉन्स्टर के पेट में डैगर घुसा देता है। लेकिन इस बार वह सोचता है, मेरा कोऑर्डिनेशन भी खराब है। अब हमें दिखाया जाता है कि एमसी बहुत तेजी से लगातार कई बार कर रहा था। बार बार मॉन्स्टर के पेट में डैगर घुसा रहा था, निकाल रहा था, फिर दोबारा हमला कर रहा था। लेकिन दोस्तों, वो मॉन्स्टर भी हार मानने वाला नहीं था। वह दर्द में गुजरते हुए फिर से एमसी पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन एमसी एक बार फिर अटैक डॉज कर लेता है और इस बार उसका स्लैश सीधा मॉन्स्टर के मुंह को चीरते हुए निकल जाता है। लेकिन एमसी अंदर ही अंदर परेशान था। वह सोचता है, मैं पर्याप्त पावर जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ। अब एमसी अपना डैगर को बड़ी स्टाइलिश तरीके से पकड़ता है। यह देखकर ल्यूक हैरान होकर सोचता है, ऐसा लग रहा है जैसे अल्टायर दुश्मन के साथ खेल रहा हो। दूसरी तरफ ग्रेस गॉडविन उत्साहित होकर बोलती है, मैंने पूरा फाइट रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन तालिया मार्केल अंदर ही अंदर जल रही थी। वह सोचती है, यह जानबूझकर शो ऑफ कर रहा है। यह मेरी स्पॉटलाइट छीनना चाहता है ना? उधर ऊपर खड़ी अलायरा एमसी को देखकर मुस्कुराती है और बोलती है, वह दुबला पतला लड़का कौन है? मुझे उसका स्पिरिट पसंद आया। तभी उसके साथ खड़ा कैप्टन बोलता है, सिर्फ स्पिरिट ही नहीं, उसके मूवमेंट को ध्यान से देखो। फिर वह गंभीर होकर बोलता है, यह ओल्ड वेज का स्टूडेंट लगता है। दोस्तों, अब कैप्टन भी समझने लगा था कि एमसी कोई साधारण लड़का नहीं है। अब वापस ग्राउंड पर जाते हैं। मॉन्स्टर के शरीर से खून बह रहा था और हमारा एमसी थका हुआ वहाँ खड़ा था। वह हाफते हुए सोचता है, अब इसे ख़त्म करने का समय आ गया है। फिर वह अपने शरीर को महसूस करते हुए सोचता है, यह शरीर मेरी पुरानी ताकत का 1% भी नहीं निकाल पा रहा और बहुत जल्दी थक जाता है। लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता है, कम से कम अब मुझे इसकी लिमिट समझ आ गई है। अब वह मॉन्स्टर को
ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी क्रैक! अचानक ज़मीन के नीचे से एक ब्लेड निकलता है। वह ब्लेड सीधे मॉन्स्टर के पेट को चीरते हुए बाहर निकल जाता है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं और तभी चारों तरफ से विशाल रूट निकलकर पूरे इलाके को घेर लेते हैं। ग्रेस डरकर चिल्लाती है, क्या हम जायंट रूट से घिर गए हैं? तभी एमसी भी शॉक में बोलता है, ये चीज़ आखिर है क्या? तभी क्रैक! मॉन्स्टर का शरीर फटने लगता है और उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। धीरे धीरे पूरा का पूरा एक नया मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। एमसी उसे देखकर चौंक जाता है और ऊपर खड़े कैप्टन्स भी उसे देख लेते हैं। तभी कैप्टन घबराकर बोलता है, अ सिंगल ब्लेड डिमॉन। यह सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। अब सभी कैडेट डरकर पीछे भागने लगते हैं। पीछे हटो, सिटी वॉल्स की तरफ भागो, रन! क्योंकि दोस्तों, ब्लेडलेस डिमॉन और ब्लेडेड डिमॉन में जमीन आसमान का फर्क था। अब मायरा एलेरा और फिन बहुत तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ने लगते हैं। भागते हुए मायरा चिल्लाती है, शांत रहो, तुम सबको बचा लिया जाएगा। फिर वह बोलती है, कैप्टन लोकी तुम्हें वापस सिटी में लीड करेंगे। लेकिन तभी वो डीमॉन बोलना शुरू करता है, ह्यूमन। फिर वह एमसी की तरफ देखकर बोलता है, डेमोनिक ऑरा। एमसी शॉक में सोचता है, ये क्या कह रहा है? फिर डीमॉन दोबारा बोलता है, कौन सा? अब वह डीमॉन अपने शरीर से लाल ऑरा छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तभी तालिया डरकर सोचती है, तो यही है सिंगल ब्लेड डीमॉन। पहले वाले सारे मॉन्स्टर इसके सामने कुछ भी नहीं थे। उसके हाथ कांपने लगते हैं। यह तो पलक झपकते ही हमें चीर सकता है। अब डीमॉन सीधे एमसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। एमसी के शरीर में डर दौड़ जाता है। वह सोचता है, यह शरीर ब्लेडेड डीमॉन का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर पहली बार वह असली डर महसूस करता है। क्या यही डर साधारण सोल्जर महसूस करते थे? दोस्तों, पहली बार महान अल्टायर खुद डर गया था। अब डीमॉन बोलता है, लेट मी सी। फिर वह अपने हाथ की 4 उंगलियां उठाता है और अचानक 4 लाल बीम्स निकलती हैं, जो सीधे एमसी, तालिया, ल्यूक और ग्रेस के माथे पर जाकर लगती है। अगले ही पल चारों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। तभी आखिरकार मायरा और फिन वहां पहुंच जाते हैं। वे उन रूट्स को तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं। फिन गुस्से से चिल्लाता है, मेरे कैडेट्स को नुकसान पहुंचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन वह डीमॉन उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। फिर वह अपनी बेलों और रूट से एक बैरियर बना देता है। धीरे धीरे वह उन रूट्स के अंदर गायब होने लगता है और जाते जाते बोलता है, बाय। फिर जमीन में एक बड़ा गड्ढा बनता है और वह डीमॉन उसके अंदर गायब हो जाता है। अब वहाँ सिर्फ गहरा अंधेरा गड्ढा बचता है। मायरा शॉक में खड़ी रह जाती है और बोलती है, क्या हमने सच में अपने 4 कैडेट्स खो दिए? दोनों कैप्टन उस गहरे गड्ढे को देखते रह जाते हैं। लेकिन तभी फिन पीछे से गुस्से में चिल्लाता है, उसके पीछे जाओ।